नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर, जिसके तहत 5 बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमने न्यूज़पेपर से लिए उन पर हम चर्चा करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज है आपके लिए। देखिए, कितना भी गहरा अंधेरा हो, सूर्य की सिर्फ एक किरण उस अंधेरे को खत्म करने के लिए काफ़ी होती है। तो इसी तरह अगर हमारी तैयारी में हम डिप्रेशन फील कर रहे हैं, हमें बहुत घबराहट हो रही है, हम पैनिक कर रहे हैं, तो देखिए सिर्फ एक चीज़ करिए, पढ़ाई मत रोकिए। आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 6 घंटे पढ़िए, 6 नहीं पढ़ पा रहे हैं तो 2 घंटे पढ़िए। अगर आप सिर्फ आधा घंटा भी पढ़ पा रहे हैं ना, तो उतना भी पढ़िए, क्योंकि सिर्फ वो छोटी सी किरण ही ऐसी है जो उस ब्लॉकेज को, जो हमारे दिमाग में फील हो रही है, उसको ख़त्म करने में काम आएगी। अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे ना, तो जो आप कह सकते हैं एक रूटीन, एक हैबिट आपने डेवलप की थी, वो हट जाएगी। तो इस प्रिपरेशन में हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी और चीज़ को इस प्रिपरेशन में नहीं मानती हूँ। क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 साल जब आप लगातार पढ़ते रहते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको आगे बनाए रखती है, वो है कंसिस्टेंसी। तो पढ़ते रहना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, और संस्कृति आईएएस आपके साथ है, इस बात का विश्वास रखना है। तो आइए इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो, और स्क्रीन पर देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र, जिसको देखिए हमारा बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर भी बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो दरअसल लुम्बिनी नेपाल को विजिट कर रहे हैं बुद्धा जयंती पर। इस दौरान उन्होंने जो है बौद्ध धर्म जो है, इसको एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में यूज़ किया है। मतलब देखिए, हम तो बौद्ध धर्म के एक जनक कंट्री माने ही जाते हैं, और नेपाल में देखिए आपको पता ही है कि बौद्ध धर्म को कितने अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। तो अगर दोनों देशों के बीच में कोई चीज़ समान है, तो क्यों ना उसका जो है प्रयोग किया जाए रिश्तों को प्रगाढ़ करने में। तो यही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसी के अलावा उन्होंने लुम्बिनी में जो है एक फाउंडेशन स्टोन ले करने की सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट किया, और वो फाउंडेशन स्टोन किस चीज़ का रखा जा रहा था, तो इसी जो है बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का रखा जा रहा था, और इसी वजह से हम जो है इसको आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात तो एक हुई। दूसरा देखिए, अब क्योंकि बार बार बौद्ध धर्म, लुम्बिनी, माया देवी मंदिर, ये सब न्यूज़ में आ रहे हैं, तो हमारा ये कार्य बन जाता है, नहीं ये हमारा धर्म बन जाता है एक यूपीएससी अभ्यर्थी होने के नाते, कि हम जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, क्योंकि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ द बेस्ट थीम जो एग्जाम में पूछी जाती है। लुम्बिनी के बारे में हमें चीज़ें पता हो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कवर भी कराई थी। इसके अलावा माया देवी मंदिर के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्योंकि इट्स नॉट एस्टैब्लिश इन इंडिया, ये नेपाल में है, तो बहुत डिटेल में नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ने की हमें ज़रूरत है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं भी आपको धीरे धीरे प्रिपेयर करा रही हूँ, और आपने अपने स्तर पर भी जो है प्रिपेयर करनी है। देखिए, जो न्यूज़ का कंटेक्स्ट होता है वो तो मैं मौखिक रूप से आपको बता देती हूँ, जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है वो मेरी स्लाइड्स पे भी रहता है, और वो मैं आपको बताती भी हूँ, ताकि आप चीज़ों के नोट्स वगैरह बना सके। आज के समय में एक विडंबना हो गई है यूट्यूब पर कि न्यूज़ का जो कंटेक्स्ट होता है ना, केवल उसी के ऊपर वीडियो बना दी जाती है। लेकिन क्या कभी भी एग्जाम में कंटेक्स्ट पूछा जाता है? क्या कभी कोई आपसे पूछेगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी नेपाल गए थे तो उन्होंने किस चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रखा था? नो, डेट विल नॉट बी आस्क्ड एवर एंड फॉर एवर। लेकिन आपसे जिस चीज़ का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, वो चीज़ क्या है, उसको कौन बना रहा है, कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है, किस तरह की फंडिंग हो रही है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हमेशा बैकग्राउंड पढ़िएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ गए, आप बहुत समझदार है, आई नो। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह का जो सेंटर भारत के द्वारा लुम्बिनी में स्टैब्लिश किया जा रहा है, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइप का सेंटर। लेकिन आप कह सकते हैं कि भारत थोड़ा सा पीछे रह गया इस चीज़ में, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चीन हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, थाईलैंड हो, दुनिया के जो अधिकांश देश हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी इस कंट्री के साथ मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी लुम्बिनी में अपने सेंटर बनाए हुए हैं। भारत दशकों पीछे है, और कंट्रीज
चीज़ बाकी है, काम कर चुके हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए, अभी हमने जो है इस चीज़ को समझा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत जो है नेपाल के अंदर जो बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है उनके साथ लिंक जो है इस्टेब्लिश कर रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो सेंटर है, इसकी जो फंडिंग है वो करीब 1 बिलियन जो है मानी जा रही है, ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय का एक अहम रोल इसके तहत रहेगा। आइए स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी बौद्ध विहार क्षेत्र में बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए जो है जो उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया उसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र है, इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो भारत स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है इसके द्वारा, साथ ही जो लुम्बिनी विकास ट्रस्ट है इसके सहयोग से किया जा रहा है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। दूसरा है कि इसके लिए भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है वो वित्तीय सहयोग जो है उपलब्ध कराएगा। दिस इज योर सेकंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड। और तीसरा है, ये बौद्ध केंद्र नेपाल में पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन भवन होगा, यानी कि ना सिर्फ रिलीजन को, हेरिटेज को, कल्चर को, बल्कि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को भी हम साथ लेकर चल रहे हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म का तो ये संदेश ही था कि इस प्रकृति को भी मनुष्यों के समान ही हमें मानना चाहिए। तो दिस इज योर थर्ड इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, तीनों मैंने इंक्लूड कर दी है, इनको जो है पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, जब मैंने आपको ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ये इस केंद्र का निर्माण करेगा, तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए, दिल्ली में स्थित सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है और एक पर्सनैलिटी है जिनका नाम है लामा लोबजंग। दरअसल इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है इस परिसंघ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए। और ये जो परिसंघ है पहले ऐसे संगठन के रूप में नामित है जो दुनिया भर से बौद्धों को जो है एकजुट करता है। जस्ट अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, माया देवी टेम्पल की एक पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी। पिक्चर्स देखने से क्या होता है, जो हमने पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा सा हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। P75 इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको जो है P75 इंडिया भी बोलते हैं और साथ में इसको जो है P75I प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया था स्टीयरिंग द शिप, और इसको लेके ये जो है न्यूज़ में है। इसके अलावा देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं पेरिस की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन इससे जस्ट पहले जो फ्रांस की आप कह सकते हैं जो फ्रांस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि भाई आपका जो सबमरीन बनाने वाला प्रोजेक्ट था उसमें हम जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। दरअसल 43,000 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट है भारतीय सरकार का, जिसके तहत वो भारत के लिए कुछ सबमरीन्स का निर्माण जो है करना चाहती है, मेक इन इंडिया के सपने को साकार करते हुए। तो इसमें भारतीय भागीदारी भी होगी और साथ में विदेशी भागीदारी भी होगी। तो देखिए, 5 समूह विदेशों के लिए उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसमें से जो फ्रांस का डिफेंस नेवी समूह था वो भी एक था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पेरिस यात्रा से 2 दिन पहले ही उन्होंने कह दिया कि भाई हम जो है कुछ कारणों की वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कारण क्या बताया? उन्होंने कहा आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन इंजन जो है आप चाहते हैं, वो हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारी नेवी वैसा कुछ करती नहीं है, तो हम उसको जो है बना नहीं सकते हैं, मतलब वो हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा है। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन इंजन क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि जब भी कोई न्यूज़ आप पढ़ें उसके अंदर कोई कीवर्ड, कुछ साइंस एंड टेक, कुछ आर्ट एंड कल्चर, कुछ हिस्ट्री, कुछ ज्योग्राफी का एक टर्मिनोलॉजी आए जो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कीवर्ड है, उसको ज़रूर पढ़ लिया कीजिए। जैसे इस पूरी न्यूज़ में प्रधानमंत्री जी जाएंगे, उन्होंने मना कर दिया है एक प्रोजेक्ट, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्सन सिस्टम ये क्या होता है ये भी आपको पढ़ना होना चाहिए, और मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए देखते हैं। शुरुआत हुई थी इस प्रोजेक्ट की जून 1999 से, यानी कि कोई रिसेंट में हाल में बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। और क्यों? जो सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति थी उसने भारतीय नौसेना के लिए 2030 तक स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बियों को शामिल करने की इस योजना को जो है मंजूरी दी थी। देखिए 1999 की बात है और कितना लंबा टारगेट रखा जाता है, इतना आसान नहीं होता डिफेंस में चीज़ों को बनाना। तो इस प्रोजेक्ट को देखिए 2 चरणों में 2 फेजेस में तोड़ा गया। पहले वाले को
बोलते हैं P75 और दूसरे वाले को बोलते हैं P75I या फिर P75 इंडिया। देखिए बहुत बार ये कंफ्यूजन मैंने देखा है अभ्यर्थियों के अंदर कि उनको इन दो प्रोजेक्ट का डिफरेंस ही नहीं पता चलता। एक्चुअली इट इज़ अ सिंगल प्रोजेक्ट, ये एक ही है, लेकिन इसको दो फेजेस में, दो चरणों में जो है तोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं 2005 में P75 जो कि पहला चरण था, इसमें भारत और फ्रांस ने 6 कितनी टोटल 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 3.75 बिलियन के अनुबंध पर जो है साइन किए थे। भारत की तरफ से कौन था, तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, और फ्रांसीसी पक्ष में जो है DCNS था, जिसको अब नौसेना समूह कहा जाता है। इस परियोजना के तहत जो पहली पनडुब्बी थी, देखिए 2005 में साइन हुए, पहली पनडुब्बी जो थी वो 2017 में चालू की गई। इसके बाद अन्य 5 पनडुब्बियों का जो है निर्माण किया गया है और 20 अप्रैल को INS वागशीर लॉन्च की गई थी और 2023 से चालू हो जाएगी। इनके P75 के अंदर 3 इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। पहली तो फ्रांस के साथ मिलकर हमने किया है और हमारी तरफ से कौन है, मझगांव है। दूसरी इंफॉर्मेशन 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की हम इसके तहत बात कर रहे हैं। और तीसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि 2023 तक ये प्रोजेक्ट के अंदर जितनी 6 की 6 पनडुब्बियां थी वो सारी की सारी चल जाएंगी। अब आता है P75। देखिए P75 इंडिया, इसमें थोड़ा सा एडवांसमेंट किया गया है टेक्नोलॉजिकल लेवल पर। क्या किया गया है कि बेहतर सेंसर हथियारों के साथ 6 पारंपरिक पनडुब्बियां और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का जो है निर्माण की परिकल्पना इसके तहत की गई है। यानी कि पनडुब्बियां तो हम बनाएंगे लेकिन पहले से और ज्यादा बेहतर बनाएंगे और इस वाले सिस्टम के साथ जो है बनाएंगे। तो जो रक्षा अधिग्रहण परिषद है उसने 2019 में रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत, यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के एक मॉडल के तहत जो है इस परियोजना को मंजूरी दी थी। इंपॉर्टेंट क्या है, राज्य द्वारा संचालित जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है और दूसरा जो लॉर्सन एंड टुब्रो है उसको देखिए चयनित भागीदार के रूप में चुना गया था। तो भारत की तरफ से तो ये 2 हैं और फिर इनको कहा गया कि विदेशों से किसी एक पार्टनर को आप ले सकते हैं, जिसमें टोटल 5 लोगों को फाइनलिस्ट किया गया था, जिसमें से एक फ्रांस वाला भी था, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया है। अब ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम होता है ये क्या होता है, देखिए जो AIP तकनीक है ये एक पारंपरिक पनडुब्बी को, जो कि सामान्य डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक जलमग्न रहने देती है। दैट इज द कीवर्ड, जलमग्न, यानी कि जो सबमरीन्स है वो डिटेक्ट ना हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वाटर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए रहें। लेकिन इंजन के प्रपोल्शन के लिए हमें क्या है, एयर की, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लेने के लिए उसको क्या है, ऊपर आना पड़ता है, फिर वो जो है एयर को सक करता है, देन वो वापस नीचे चला जाता है। जो साधारण पनडुब्बियां होती हैं वो पानी के अंदर सामान्यतः 3 से 4 दिन तक रह सकती हैं। लेकिन अगर एयर इंडिपेंडेंट यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम, कीवर्ड में तोड़ दीजिए, एयर मतलब हवा है ना, इंडिपेंडेंट मतलब एकदम स्वतंत्र, उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोपोर्शन मतलब कि इंजन में प्रोपोर्शन हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, यानी कि एक ऐसा इंजन जिसको उस हवा की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो उससे स्वतंत्र है। तो आप खुद सोचिए, जब एक सिस्टम का नाम ही ये है तो इसका मतलब ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा दिनों तक रह सकता है। तो देखिए सामान्य पनडुब्बी जहाँ 3 से 4 दिन के लिए पानी के अंदर जलमग्न रह सकती है, वहीं जो आपकी ये वाली पनडुब्बियाँ हैं इस वाले सिस्टम से लेस है, वो एक पखवाड़े तक जल के अंदर रह सकती हैं। और स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, छुपने की क्षमता जो है इन पनडुब्बियों की बढ़ जाती है, दुश्मन की रडार में ये मुश्किल से जो है आ पाती है। यही यहाँ पर पूरा बताया गया है कि सभी पारंपरिक पनडुब्बियों में बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सतह पर लाना पड़ता है, लेकिन AIP पनडुब्बी एक पखवाड़े से ज्यादा समय के लिए पानी के नीचे रहता है, जबकि डीजल से चलने वाली नौकाओं में ये अवधि केवल 2 से 3 दिन ही होती है। अब देखिए भारत ये तकनीक चाहता है, क्यों? क्योंकि हमारे जो 2 पड़ोसी हैं, महान पड़ोसी, हमारा भारत तो सचमुच वाला महान है, लेकिन जो हमारे दूसरे पड़ोसी हैं उसके पास, पाकिस्तान के पास और चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है। तो हमारे किसी भी मौजूदा जहाज में नहीं है, लेकिन इन दोनों भाइयों के पास है, ठीक है, तो इसलिए जरूरी है। अच्छा, अगर भारत की पनडुब्बी बेड़े की बात की जाए तो भारत के पास 16 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। प्रोजेक्ट 75 के तहत अंतिम 2 कलवरी क्लास सबमरीन के चालू होने के बाद यह संख्या
बढ़कर कितनी 18 हो जाएगी। और भारत के पास देखिए 2 परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियां भी हैं। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रख लीजिएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा जो है अवेयरनेस से हमें ये चीजें पता चल जाती हैं। मेन जो चीज समझने वाली थी आपकी वो दरअसल ये थी। तो इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भारतीय निर्वाचन आयोग, ये न्यूज़ में है, क्यों है? देखिए जो राजीव कुमार है उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जो है चार्ज ले लिया है, और इसी वजह से ये जो निकाय है, ये जो बॉडी है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 324, ठीक है, इसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराने वाली क्या है, शीर्ष संस्था है। क्या चुनाव आयोग से ऊपर आपने किसी का नाम सुना है? नहीं। इलेक्शन का नाम आता है तो इन्हीं का नाम आता है, राइट। चलिए इसके बाद देखिए इनकी स्थापना कब हुई? तो 25 जनवरी 1950 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। अब हम देखिए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। शुरुआत में देखिए केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था, पूरे देश के चुनाव कराने की जिम्मेदारी के लिए एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। बाद में देखिए अभी वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है और साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। ये तो वर्तमान की स्थिति है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? तो देखिए पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को 2 अतिरिक्त आयुक्तों की जो है नियुक्ति की गई थी, लेकिन वो केवल 1 जनवरी 1990 तक ही रहा, और वापस से आई डोंट नो कि क्या हुआ, उन्होंने वापस से एक सदस्यीय इसको कर दिया, यानी कि फिर से क्या है, एक सदस्य आयोग बना दिया। लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993 को वो नींद से जागे और उनको लगा नहीं नहीं यार पहले वाला सिस्टम ही बढ़िया था, तो उन्होंने फिर से 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की जो है नियुक्ति कर दी, और तब से ये एक 3 सदस्यीय आयोग जो है बन गया है। ओके, तो वर्तमान में स्थिति ये है। अच्छा, अनुच्छेद 324 क्या कहता है? संसद हो, पार्लियामेंट हो, राज्य विधानमंडल हो, इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं और जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके पदों के लिए चुनाव जो है वो चुनाव आयोग ही कराता है। तो अगर इतना महत्वपूर्ण ये संस्था है तो उसके पास क्या शक्तियां हैं, क्या इसके कार्य हैं? तो देखिए जो परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा होता है, तो बेसिकली उनका ये परिसीमन करता है। मैंने आपको परिसीमन आयोग पढ़ाया भी था, बहुत न्यूज़ में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए ये निर्वाचक नामावलियों को तैयार करता है, समय समय पर उन पर सुधार भी करता है। जो मतदाता योग्य हो जाते, एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे 18 साल हो जाते हैं, उनको फिर ये रजिस्टर भी करता है। इसके अलावा अलग अलग राजनीतिक दलों ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, इसके आधार पर उनको राष्ट्रीय या फिर राज्य स्तरीय दलों का दर्जा भी प्रदान करता है। फिर देखिए राजनीतिक दलों में अगर अपनी पहचान को लेकर, चुनाव चिन्हों को लेकर कोई विवाद हुआ है, तो उस विवाद के अंदर एक निर्णायक भूमिका, एक न्यायालय की भूमिका भी ये निभाता है। तो देयर आर सो मेनी पावर्स जो एक इलेक्शन कमीशन के पास है, बट मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताई है। आप जब अपने पॉलिटी के नोट्स खोलेंगे तो वहाँ पे एक अच्छी खासी लिस्ट दी हुई है, वो पूरी आपको याद करनी है, ठीक है? तो इतना जो है ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल की। देखिए मैंने फर्स्ट लाइन को अंडरलाइन किया है, लास्ट लाइन को अंडरलाइन किया है, दैट मीन्स बोथ लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए राष्ट्रपति के पास मुख्य चुनाव आयुक्त और उनकी सलाह पर अन्य चुनाव आयुक्तों को चयन करने की शक्ति है। पहली बात तो उनको जो आप कह सकते हैं नियुक्त करते हैं, तो ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को तो आपने कर दिया, अन्य की जब आप नियुक्ति करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त की आप सलाह लेंगे, ठीक है? उसके बाद कार्यकाल करें या तो 6 साल या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाएगा। फिर देखिए जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और जो अन्य चुनाव आयुक्त है, उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते उपलब्ध होते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। फिर देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए अगर पावर्स की बात की जाए, निर्णय लेने की बात की जाए, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त है, उनके पास समान पावर्स होती हैं, उनके भत्ते, विशेषाधिकार, सैलरी वगैरह सब सेम होती है। डिसीजन भी जो लिए जाते हैं वो मेजोरिटी से लिए जाते हैं। लेकिन एक डिफरेंस है, अगर आपने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो केवल महाअभियोग के द्वारा ही आप उनको हटा सकते हैं। लेकिन जो बाकी के आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उनको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यानी कि अगर आप अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाना चाहते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इतना से जो है ध्यान रख लीजिएगा।
अब हम आते हैं अपने फोर्थ टॉपिक की तरफ, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019। ये एक्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन डिस्पाइट लॉज, नाम से ही पता चल रहा है कि भले कानून बन गए हो लेकिन भेदभाव अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इस चीज का जो एडिटोरियल ये आया था, इसको ही बेस बनाकर मैंने ये आर्टिकल रखा है। तो देखिए, 2014 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उसको तीसरे लिंग के रूप में, यानी कि थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दे दी थी। 2014 में ऐसा हो गया था, लेकिन 2022 में भी अगर इस तरह का एडिटोरियल हमें पढ़ना पड़ रहा है, मतलब एक सोसाइटी के रूप में हमें थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये हमारा जो एक्ट है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके अंदर बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन दो चीजें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन होंगे, ये परिभाषा आपको पता हो तो इस एक्ट की जो धारा 2K है वो कहती है कि ट्रांसजेंडर ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता हो। दो जेंडर हैं, अगर आपका जन्म हुआ है, इन दोनों ही जेंडर से आप मेल नहीं खाते हैं तो आपको एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। जिस जजमेंट का 2014 वाले का मैंने जिक्र किया था उसको देखिए नालसा जजमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया था ट्रांसजेंडर्स को। ये हो गया। इसके बाद देखिए, भेदभाव पर प्रतिबंध। अगर आप उनको कोई भी ये सर्विस देने से मना करते हैं तो ये एक अपराध माना जाता है। उनको एजुकेशन, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध उत्पाद सुविधाएं, अवसरों तक पहुंच, कहीं आने जाने का अधिकार, किसी प्रॉपर्टी में रहने का, उसको किराए पर लेने का अधिकार, या फिर सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अधिकार, सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच या उसकी देखभाल, ये जो सब अधिकार है, मतलब एक बेसिक सिटीजन होने के नाते मुझे या आपको जो राइट्स हैं वो सब इनको भी होंगे। ये कोई अलग लोग नहीं है, हम ही तो हैं आपस में सब लोग, है ना, हम ह्यूमन ही तो है, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस। तो देखिए, जो अधिकार हमें हैं वो इनको भी होने चाहिए और बिल में या एक्ट में ये कहा भी गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान है, इस एक्ट के अंदर एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बनाने की बात की गई है। तो जब भी किसी बिल के अंदर किसी बॉडी, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलिए, तो देखिए इसमें कौन कौन सदस्य होंगे। केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री इसके सह अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव होंगे, स्वास्थ्य, गृह मामलों, आवास, मानव संसाधन विकास से संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के 5 विशेषज्ञ शामिल होंगे। यानी कि देखिए, जिसके लिए ये परिषद बनाई जा रही है उसको भी रिप्रेजेंटेशन इस परिषद के अंदर जो है दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये परिषद करेगी क्या? तो देखिए, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, विधान, योजनाएं बनाने का काम करेगी। उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह देगी और अगर इन लोगों की कुछ शिकायतें हैं तो उसका निवारण भी करेगी। अगर देखिए व्यक्तियों के खिलाफ कोई अपराध आपने किया है तो जुर्माना तो हो ही सकता है, साथ ही 6 महीने से 2 साल के कारावास की सजा भी हो सकती है, राइट। इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, जिसको क्या बोलते हैं, MCLR। देखिए, बैंक जो है आपको जब लोन देते हैं तो वो लोन फ्री में तो देते नहीं है, देयर इज नो फ्री मील इन द वर्ल्ड। तो उसके बदले क्या है, कुछ ब्याज लेते हैं। तो पहले जब बैंकों के द्वारा ब्याज लिया जाता था उसको 20 रेट बोला जाता था। उसमें क्या थोड़ी सी दिक्कत रहती थी, जैसे मैं बहुत मोटे तौर पे आपको समझा दूं, जो बैंकों के थोड़े जानकार आदमी रहते थे उनको मान लीजिए 7% पे वो दे देते थे। मान लीजिए 7% 20 रेट है, तो जो थोड़े से उनके जानकार आदमी उनको मान लीजिए 6.5% पे दे देते थे। लेकिन जो आम आदमी है, बेचारा किसान है जिसकी बैंकों से कोई साठ गांठ नहीं है, उनको वो 10 से 11% पर देते थे। तो यहाँ पर क्या एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती थी। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट, जो RBI है, उन्होंने बोला भाई ये नहीं चलेगा, एक दर तय होगी, उस दर पर आपको जो है इंटरेस्ट अपना उस हिसाब से जो है बनाना पड़ेगा। तो 20 रेट से अलग जो ये नया इंटरेस्ट आया जिस पर बैंक आपको लोन देते हैं, इसी को मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बोलते हैं। ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि देखिए SBI ने
एक ही महीने में 2 बार MCLR को बढ़ा दिया है। इसको बढ़ाने के पीछे का क्या रीजन है? आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, RBI ने रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो RBI ने अगर अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो जो बैंक हैं वो भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। हालांकि अगर RBI अपने इंटरेस्ट रेट घटाता है तो बैंक उतनी जल्दी से अपने नहीं घटाते, लेकिन अगर RBI ने बढ़ाया है तो इनको बढ़ाने का मौका जल्दी से मिल जाता है। खैर, जोक्स अपार्ट, आइए समझते हैं। तो देखिए, MCLR एक कमर्शियल बैंक के द्वारा ग्राहकों को लोन रेट निर्धारित करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर MCLR बढ़ता है तो लोन महंगे हो जाते हैं। देखिए, पहले आपको जिस इंटरेस्ट पे लोन मिला था, अगर वो इंटरेस्ट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपके लोन महंगे हो गए। तो आपने अगर किसी मोटर वाहन के लिए EMI भरना है, अगर आपने होम लोन लिया है, तो जो है ये सब आपका थोड़ा महंगा हो जाएगा। इनकी EMI आपको थोड़ी महंगी भरनी पड़ जाएगी, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए, MCLR क्या है? ये एक न्यूनतम दर है। न्यूनतम, अधिकतम नहीं है। ऊपर आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम दर है, इससे नीचे आप नहीं जा सकते। यानी कि जितना एक बैंक का MCLR कैलकुलेट करके निकलेगा उतने पे तो आपको लोन देना ही है, उससे नीचे आप लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो पहला वर्ड क्या ध्यान रखना है? न्यूनतम दर होती है, जिससे कम पर कोई भी बैंक ग्राहकों को लोन नहीं दे सकता। 2016 से पहले बैंक आधार दर 20 रेट का इस्तेमाल करते थे। 2016 के बाद MCLR जो है इस्तेमाल की जाती है। डिफरेंस देख लेते हैं। बेस रेट इंक्लूड होते थे, इसमें MCLR होता है। एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड होती थी, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड होती है। ठीक है, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होता था, पूरे टीनर का प्रीमियम होता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें भी होते थे, इसमें भी होते थे। कॉस्ट ऑफ CRR इसमें भी होता था, इसमें भी होता था। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैंने जस्ट आपको एक दिखा दिया। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो है MCLR को समझना। ये एक न्यूनतम रेट है जिस पर बैंक किसी को उधार दे सकता है। आसान भाषा में कहें तो जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है उसके द्वारा तय की गई एक पद्धति है, जो ब्याज दर तय करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक पद्धति है, एक सिस्टम है। ठीक है, और देखिए, इसके तहत बैंक सभी श्रेणियों को फिक्स्ड या फ्लोटिंग ब्याज पर जो है ऋण दे सकते हैं। फिक्स्ड का मतलब होता है आपकी ब्याज दर जब तक आपका लोन उतरेगा नहीं, फिक्स्ड रहेगी। फ्लोटिंग क्या होगा? वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होंगे तो बदलता रहेगा। अब देखिए, इस MCLR को कैलकुलेट करने में कुछ फैक्टर्स का हम यूज करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है? सबसे एक तो है पहला टेनर प्रीमियम। ठीक है, देखिए, अगर आप किसी को ज्यादा टेन्योर के लिए, ज्यादा समय के लिए लोन दे रहे हैं तो उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। जितना रिस्क बढ़ेगा तो बैंकों को उसको कैलकुलेट करके रखना चाहिए। तो टेन्योर प्रीमियम जो है इसके अंदर लिया जाता है। उसके बाद आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। अब देखिए, अगर 100 रुपये बैंक आपको दे रहा है तो 100 रुपये को रखने की बैंकों की जो आप कह सकते हैं कीमत लगती है, उस 100 रुपये को किसी से उसने लिया है, फिर अपने पास सेफ रखा है, फिर वो आगे बढ़ाएगा, तो एक पूरा खर्चा लग रहा है ना बैंक का इसमें। तो बैंक की क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है। या फिर जो बैंक है वो पैसा कहाँ से लाता है? लोगों की सेविंग्स होती है, उन सेविंग पे उसको जो है उनको डिपॉजिट पे जो उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। RBI से वो पैसा लेके आते हैं तो RBI को उनको रेपो रेट देना पड़ता है। तो पैसे पे जो है बैंकों को एक तरीके से अपना खर्चा देना पड़ता है। तो ये जो खर्चा है, ये क्या है? आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, तो ये देखिए देनी पड़ती है। इसीलिए जब रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ गई है का हवाला देकर अपने रेट बढ़ा देते हैं। फिर CRR पर नेगेटिव कैरी, हम सबको पता है जो कैश रिजर्व रेशियो है उसको बैंक जो है अलग रख देते हैं। इस पर बैंकों को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता। ये एक ऐसा पैसा है जो बस अलग पड़ा रहता है। तो इस पैसे का भी एक नेगेटिव कैरी होना चाहिए। भाई, बैंकों को तो कोई फायदा मिल नहीं रहा, तो इसका भी एक नेगेटिव कैरी होता है। फिर परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट, बैंकों को अलग अलग शाखाएं खोलने के लिए, AC का बिल भरने के लिए, चाय समोसा खाने के लिए जो पैसा लगता है भाई वो भी तो आप ही से वसूलेंगे, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लगती है। तो इन सबको मिलाकर वो एक MCLR कैलकुलेट कर लेते और कहते भाई इससे कम पर तो हम जो है ब्याज नहीं दे सकते। तो इतना आपने जो है ध्यान रख लेना है। बहुत लेमन सी भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, और बस इतना ही आप याद रखेंगे तो एग्जाम में आपका प्रश्न जो है हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की वीडियो जो है समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये आपको अच्छी लगी, आपको चीज़ें समझ आई हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।